Hey everyone, welcome to your own channel Law Digest. My name is Chetan, and in this video, I'm going to discuss with you the mathematical section or the quant section of your recently concluded CUET PG exam of 2023. So before we start, it's important that you know a little bit about me. So as I told you, my name is Chetan Bansal. I am a commerce graduate and postgraduate from Delhi University. I have written different competitive examinations like CAT, SSC, CGL. I also worked as an assistant audit officer with CAG for 1.5 years. Then I came back to follow my passion of teaching. तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं द मैथ सेक्शन or what they have classified as general aptitude section. So this video is going to be really beneficial for all those of you who are preparing for CUET PG 2024. जो भी लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको काफी इंसाइट्स मिलेंगे यहाँ से. They will learn a lot from today's session. इसके अलावा जिन्होंने 2023 में भी एग्जाम लिखा था, दोज ऑफ यू कैन ऑल्सो डू अ पोस्टमार्टम एनालिसिस कि कहां आपने गलती करी है एंड वेयर यू कैन इंप्रूव. सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग, यस, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली दीज टू आर द एरियाज विच आई एम गोइंग टू टेक अप. तो मैथ्स में आज के सेशन में ले रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग किसी दूसरे सेशन में मैं डिस्कस करूंगा. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर बीइंग आस्क्ड. देखो कुछ गलतियां भी थी इन द मैथ सेक्शन, इन द रीजनिंग सेक्शन, और कुछ अदर सेक्शन में भी कुछ गलतियां भी थी. वो सब हम चैलेंज कर चुके हैं, स्टूडेंट्स चैलेंज कर चुके हैं. उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि कहाँ कहाँ गलतियां थी. वो सारी चीजें ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में आयुष में हमने डिस्कस किया था. सो मैथ्स और रीजनिंग पर्टिकुलरली काफी अच्छा वेटेज है पेपर में. सो पेपर में यू हैव 100 क्वेश्चंस and about 50% weightage was given to these two sections only. So we'll start. So I will be giving you a quick brief about all the questions and how they were required to be done. And if you want to learn these concepts in detail, you can go to our course. You can go to the website Law Digest and you will find the courses and the modules over there, right? So this question was from permutation combination. It is regarding 10 points are marked on a straight line and 11 points are marked on another parallel straight line. How many triangles can be constructed? अब आपको पता है, to construct a triangle we need 3 vertices. हमको 3 vertices चाहिए होते हैं, ठीक है, to make a triangle, and they should not lie on the same line. तीनों के तीनों points same line पे नहीं होने चाहिए, because then we cannot form a triangle. That is the basic knowledge you should have. नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा. तो यू हैव 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है. एक लाइन पे आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे आपके पास 11 पॉइंट्स हैं. सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला ओवर हियर. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज 10C2. 2 पॉइंट्स अगर हम यहां से लेते हैं और थर्ड पॉइंट हम नीचे से लेते हैं, 3 पॉइंट्स चाहिए, तो नीचे से हमारे पास 11 ऑप्शन है, ठीक है. और दूसरा इसमें प्लस क्या करेंगे, सिमिलरली यहां ये जो 11 पॉइंट्स है यहां से आप 2 ले सकते हो, 11C2, और ऊपर के 10 में से कोई ना कोई ले सकते हो. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे करना था. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा. सो दैट इज 10 into 9 और ये डिवाइड हो जाएगा 8 फैक्टोरियल से. ओके, सो दैट विल बी 45 into 11. सो यहां से आपके पास आएगा 495, और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 550. ठीक है, ये 550 यहां से निकल के आएगा. तो अल्टीमेटली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1045. तो जहां पे भी कुछ गलतियां भी थी एग्जामिनेशन में वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा. अगर वैसे मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस अपने आप ही ठीक कर दिए हैं जो गलतियां थी एग्जाम में. जैसे कि क्वेश्चन आया था आपका फ्रॉम सेट थ्योरी, सेट्स एंड यूनियन एक चैप्टर होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में है. इन द फॉलोइंग डायग्राम बॉयज हु आर नॉट एथलीट्स बट आर डिसिप्लिन्ड. थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है तो मैं समझा देता हूं. यहाँ पे बॉयज हैं, बॉयज जो है वो रेक्टेंगल में है. तो जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है दिस रिप्रेजेंट्स बॉयज, ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. इसके अलावा एथलेटिक्स जो है, एथलेटिक्स जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द एथलेटिक्स, ठीक है. इसके अलावा है गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो आपका ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है इट रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स. वेन डायग्राम एक तरीके से. एंड यू हैव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो आपका स्क्वायर है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे, बॉयज हु आर नॉट एथलीट्स. तो बॉयज तो है हमारे रेक्टेंगल, वो बॉयज जो एथलीट्स नहीं है लेकिन डिसिप्लिन है. तो वो जो एरिया है, आप देखो एथलीट्स क्या है, सर्कल. तो वो बॉयज जो एथलीट्स नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन तो एक्सक्लूड कर दो आप, सर्कल वाला पोर्शन जो ओवरलैप है, जो रेक्टेंगल और सर्कल में ओवरलैप है, इसको तो एक्सक्लूड कर दो. तो बॉयज हु आर नॉट एथलीट्स बट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है हमारा, स्क्वायर है, ठीक है. तो ये जो 1 है, दिस 1 रिप्रेजेंट द बॉयज हु आर नॉट एथलीट्स बट आर डिसिप्लिन. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, 1 ओनली. सो दिस 1 रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड पोर्शन, ठीक है. इसके अलावा यू हैड दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सेट्स एंड यूनियन. सेट्स और यूनियन से
काफी क्वेश्चन आए थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आए थे, जैसे कि सेट ए रिप्रेजेंट्स गर्ल्स ऑफ क्लास 8, सेट बी रिप्रेजेंट्स बॉयज ऑफ क्लास 8 एंड सेट सी रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो बॉयज और गर्ल्स मिला के स्टूडेंट्स बनेगा, इंटायर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा, ठीक है। सो द डायग्राम विच करंटली रिप्रेजेंट्स, तो बेसिकली आप खुद लॉजिकली सोचो, ए और बी का यूनियन जो है, ए और बी का जो यूनियन है, और उसमें से अब देखो, अब आप खुद देखो, बॉयज और गर्ल्स का ये दो सेट्स हैं, सेट ए बॉयज, सेट ए गर्ल्स, सेट बी बॉयज, इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? आप खुद सोच के बताओ, क्या बॉयज और गर्ल्स के बीच में कुछ कॉमन तो नहीं होगा? तो दोनों का जो यूनियन होगा, बिकॉज बॉयज और गर्ल्स के अलावा कोई और एलिमेंट है जो स्टूडेंट्स के अंदर लाई करेगा? नहीं, बॉयज और गर्ल्स को प्लस करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो इट मींस दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी, दिस इज द राइट आंसर। तो हमें क्वेश्चन देखना होता है, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स और स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए दिस इज द आंसर। वी हैव टू गो केस बाय केस, राइट। इसके अलावा वी हैड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मिक्सचर एलिगेशंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा, बट मिक्सचर एंड एलिगेशंस के मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक चीज देखो, क्या होता है मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में, क्या होता है, दो आपको कॉमोडिटीज दे रखी होती है, उनको मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वीट है, यहाँ पे बाजरा है, दोनों को मिक्स कर दिया, मल्टीग्रेन आटा बना दिया एक तरीके से। तो वीट जो है इट इज 16 रुपीज पर केजी, और बाजरा का रेट दे रखा है आपको 10.8 पर केजी, कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है मिक्सचर को 14.4 पर बेच रहे हैं, तो पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, बिकॉज वीट का भी कॉस्ट प्राइस गिवन है, बाजरा का भी कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस फॉर द मिक्सचर ऑल्सो। अब सेलिंग प्राइस 14.4 गिवन है, और अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं मिक्सचर को, तो यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं मिक्सचर का पर केजी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 12 इंटू, इसको डेसिमल को हटा भी दो, तो 12 इंटू 112, एंड तो 12 का स्क्वायर ही होता है 144। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 12 पर केजी मिक्सचर का। अब जब मेरे पास ये आ गया, तो मैं मिक्सचर एलिगेशन का मेथड अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, वो आपको खुद पढ़ने हैं, वो चाहे आप कहीं यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, और यू कैन एक्सेस आवर कोर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे है वीट का कॉस्ट है 16 पर केजी, बाजरा का कॉस्ट है 10.8 पर केजी, मिक्सचर का कॉस्ट हमने अभी निकाला 12। यहां से क्या होता है, हमें रेशियो मिल जाता है 12 माइनस 10.8 दैट इज 1.2, और 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब हमें केजी, हमें क्वांटिटी भी गिवन है, किसकी क्वांटिटी गिवन है आपको क्वांटिटी गिवन है बाजरा की क्वांटिटी 50 केजी गिवन है, और हमको वीट की क्वांटिटी नहीं गिवन है, वो हमको निकालना है। वीट की क्वांटिटी गिवन नहीं है, वही हमको निकालना है। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड यहां पे लगाओगे, 4 इंटू 12.5 होता है 50, 4 इंटू 12.5 होता है 50। तो इसी तरीके से 1.2 को भी 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ वीट। क्वांटिटी ऑफ बाजरा गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वीट यहां से निकल जाएगी। सो कितना आ जाएगा, 12.5 को 1.2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली 125 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, सो वी विल गेट, यस, तो यहां से 25 केजीज हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा दैट विल बी 25 केजीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व these टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सॉरी, इट इज 15 केजी, इट इज नॉट 25, तो 2 + 2 4 + 5, हाँ, तो ये 15 किलो यहां से 15 केजीज, नॉट 25 केजीज एक्चुअली, तो 15 केजीज यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये मेथड होता है, एक इजी मेथड होता है, इससे फास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आया था फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रानी लेंट ₹8,000 टू सीता फॉर 2 years एंड ₹5,000 टू टीना फॉर 4 years। अब एक लेडी है रानी, उसने दो लोगों को पैसा उधार पे दिया है, 8,000 एंड 5,000। अब दोनों ही जो है, दोनों अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल हो गया। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, हमको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है जनरली। और उसको जो इंटरेस्ट मिला है इट इज 3600 रुपीज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, टाइम इन ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, पहले आप देखो 8,000 का प्रिंसिपल है, इसमें रेट हमको नहीं पता, उसको मैं आर मान लेता हूं, टाइम गिवन है 2 years, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम सीता। और जो टीना को लेंड किया है पैसा दैट इज 5,000 रुपीज,
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है लिखा है, टाइम चेंज हो गया, टाइम यहाँ पे 4 इयर्स हो गया, डिवाइड बाय 100। तो ये जो दोनों का सम है ये किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। तो यहां से आर की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, जल्दी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 160 आर एंड दिस विल बी हाउ मच, 200 आर एंड दिस इज इक्वल टू 3600। तो ये हो जाएगा आपका 360 आर इक्वल टू 3600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई, 10%। ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 10%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लाइक दिस वी कैन डू दिस क्वेश्चंस। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन था। देन आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया था एक सर्ड्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बोल सकते हो। मतलब बेसिकली क्या है, इन दोनों का सम अभी क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 160। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जैसे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस यूज करें कि 2 की पावर अगर आप देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो 160 कौन से दो नंबर्स का सम बनेगा, 2 की पावर्स की बात कर रहा हूं बस मैं, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे विजिबल है दैट 32 और 128 का जो सम होता है वो 160 होता है। तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि इसको कोई प्रॉपर मैं फॉर्मूले से करूं, कोई कन्वेंशनल इक्वेशन बनाऊं, नीड नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन सिंपल है। तो 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 4, 5। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32 और 2 रेज़ टू द पावर 7 होता है 128। अब एक बात देखो, 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32, 2 रेज़ टू द पावर 7 होता है 128। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। क्यों, बिकॉज 6 माइनस 1 5 आ जाएगा और 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू आएगी मेरी 6। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6। ठीक है, सो अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बट हाँ प्रैक्टिस काफी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लाइटली नहीं ले सकते क्वांट और रीजनिंग को, हमें प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस के बाद यू विल नॉट फाइंड इट एट ऑल डिफिकल्ट। पंकज फायर्स 6 शॉट्स टू समीर्स 2, बट पंकज कैन हिट द बैलून ओनली वंस इन 4 शॉट्स। अब बैलून हम शूट करते हैं, यू हैव बीन टू एनी फेयर, किसी मेले में गए हो तो होता है ना, वी शूट द बैलून्स, तो उसकी बात कर रहे हैं। वाइल समीर कैन हिट द बैलून वंस इन 2 शॉट्स, और उनकी शूटिंग की एक्यूरेसी कितनी है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो उसका उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर पंकज, जैसे जब पंकज 6 शॉट्स फायर करता है तब समीर 2 शॉट्स फायर करता है। ये तो हो गया टाइम, जितने टाइम में पंकज ने 6 शॉट्स फायर करे उतने टाइम में समीर ने 2। अब उनकी एक्यूरेसी कितनी है, पंकज कैन हिट द बैलून ओनली वंस इन 4 शॉट्स, तो 4 बारी में से 1 बारी उसका सही निशाना लगता है, ही शूट्स इट राइट। और समीर की बात करें तो 1 आउट ऑफ 2, दैट इज देयर एक्यूरेसी। देन व्हेन समीर हैज मिस्ड 24 टाइम्स, हाउ मेनी बैलून्स वर हिट बाय पंकज। अगर समीर ने 24 टाइम्स मिस कर दिया, तो एक बात देखना, जब समीर 2 बार शूट करता है उसका शूटिंग रेशियो क्या है, 1/2। तो 1/2 इंटू 2, अगर 2 बार शूट कर रहा है तो 1 बार वो टारगेट को हिट कर रहा है। ठीक है, 2 बारी में 1 बार हिट कर रहा है, यही मतलब है 1/2 का। तो इसका मतलब अगर उसने 24 टाइम्स मिस किया है, इसका मतलब 24 टाइम्स हिट भी किया है। तो 48, जब उसने 48 टाइम्स शूट किया होगा उसमें से 24 हिट किए होंगे, 24 मिस किए होंगे, बिकॉज उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, इसकी है 25% प्रोबेबिलिटी हिटिंग की। हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी बैलून्स वर हिट बाय पंकज। जब समीर ने 48 टाइम्स शूट किया है तो पंकज ने कितनी बार शूट किया होगा, देखो उनका शूटिंग का वो भी रेशियो भी दे रखा है। जब पंकज 6 टाइम्स शूट करता है तब समीर 2 टाइम शूट करता है। तो बेसिकली आप ऐसे देखो, जब समीर 1 बारी शूट करता है तब पंकज 3 बारी शूट कर लेता है। अब यहां पे मैंने बोला 48 टाइम्स शूट किया है समीर ने, ठीक है, तो पंकज ने कितनी टाइम शूट किया होगा, 48 इंटू 3, दैट इज 144। उसने 144 टाइम्स शूट किया है। अब 144 में से उसने टारगेट को कितनी बार हिट किया है, बैलून्स को कितने हिट किया, उसका रेशियो है 1/4। सो 1/4 ऑफ 144, दैट इज 36 बैलून्स हिट किए होंगे पंकज ने। इस तरीके से तो इस क्वेश्चन को करना था। सो पंकज वुड हैव हिट हाउ मेनी बैलून्स, 36 बैलून्स। सो वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। देन आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था आपका फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस काफी कॉमन टॉपिक है, आप लोग काफी सालों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो सिंपल हमें जो पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही यूज करना होता है। तो यहाँ पे गिवन है, अ मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी भाग रहा है अलॉन्ग साइड अ रेलवे ट्रैक इस 320 मीटर। अब वो एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ भाग रहा है, ठीक है, वो एक इंजन, ट्रेन का इंजन है,
उससे 320 मीटर्स आगे है, ही इज अहेड ऑफ द इंजन, द मैन इज अहेड ऑफ द इंजन, ठीक है, बाय 320 मीटर्स। तो बेसिकली क्या गिवन है, एक ये ट्रेन है, इसका ये जो इंजन है ना, ये इंजन है, ये 130 मीटर लॉन्ग इंजन है, और जो मैन है, सपोज ये मैन है, ये भाग रहा है, ठीक है, ये 320 मीटर्स आगे है, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी ये 320 मीटर्स आगे है, ठीक है। जो मैन की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, जो इंजन की स्पीड है वो है 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास दैट मैन, ट्रेन इस मैन को कितने टाइम में पास करेगी। एक चीज ध्यान से समझना, जब ट्रेन पूरी तरीके से इस मैन को पास करेगी तो एक तो ट्रेन को 320 मीटर कवर करना है, प्लस ये 130 मीटर भी कवर करना है, बिकॉज ट्रेन पूरी पास कब करेगी, जब ट्रेन का एंड पॉइंट मैन को पास कर जाएगा। तो बेसिकली डिस्टेंस कितना कवर करना है, देखो हमें यहां पे निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा 320, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्टेंस हमारा हो गया 320 प्लस 130 मीटर। और स्पीड कैसे निकालते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव स्पीड का। जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं तो हम उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पे स्पीड का डिफरेंस होगा 62 माइनस 8। तो ये, अब इसमें एक चीज देखना, ये मीटर्स में है, ये किलोमीटर्स पर आवर में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो जैसे ऊपर आपके पास आ गया 450 मीटर्स, नीचे आपके पास आ गया 54 किलोमीटर्स पर आवर। अभी मैं इनको डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे पहले इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इट इज 18 इंटू 3, तो 15। तो जो स्पीड आ गई मेरी, आ गई 15 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां से मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो इंजन को 30 सेकेंड्स यानी कि हाफ अ मिनट लगेगा उस आदमी को पास करने में। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, 30 सेकेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। नाउ एक क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो प्रोपोर्शन का आप बोल सकते हैं। फ्रेश ग्रेप्स हैं, उसमें 76% वाटर है। अब 100 केजी की बात कर रहे हैं, 100 केजी फ्रेश ग्रेप्स। तो अगर 100 किलो ग्रेप्स हैं, तो फ्रेश ग्रेप्स हैं 100 केजी, उसमें वाटर कितना है, वाटर होगा 76 केजी, और बचा हुआ क्या होता है, पल्प। तो पल्प कितना हो गया, 24 केजी, ये पल्प हो गया। और एक होते हैं ड्राई ग्रेप्स, उसका उन्होंने क्या परसेंटेज गिवन है, ड्राई ग्रेप्स में 20% वाटर है बिकॉज सूख चुके हैं, और 80% पल्प है। अब एक चीज देखना यहाँ पे, ये 24 केजी पल्प है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने ड्राई ग्रेप्स निकल जाएंगे, 100 केजी फ्रेश ग्रेप्स में से ड्राई ग्रेप्स कितने निकल जाएंगे। तो एक बात समझना, यहाँ पे आपको कितना पल्प मिल रहा है, 24 केजी का पल्प मिल रहा है, 24 केजी आपको पल्प मिल रहा है, विच शुड बी इक्वल टू 80%। मैं ड्राई ग्रेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ड्राई ग्रेप्स में पल्प 80% है और वाटर कम है, वाटर है 20%। तो यहां से आप निकाल सकते हो, और 100% होगा वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स। तो अगर 80% 24 के बराबर है, ध्यान से समझना, 80% अगर 24 के बराबर है तो 20% कितना होगा, 6 केजी, और 100% कितना होगा, 30 केजी। तो 30 केजी ड्राई ग्रेप्स निकल कर आएंगे फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो अकॉर्डिंगली थर्ड ऑप्शन 30 केजी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम मेंजुरेशन, 2D मेंजुरेशन, कि एक सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है, उसका एरिया है 616 मीटर स्क्वायर एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब लिखा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एक सर्कुलर स्टेज है जिसका रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। इसका जो रेडियस है वो पॉन्ड के रेडियस से हाफ है। तो पॉन्ड का रेडियस मैं निकाल सकता हूं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि मुझे एरिया गिवन है। सो पाई की वैल्यू 22/7, सो पाई आर स्क्वायर इज गिवन टू यू एज 616 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो बेसिकली। सो दिस विल बी 616 अपॉन 22 into 7, so this will be 22 into 2, 44, then 176, so 8. So this comes out to be 28 into 7, ठीक है। तो 7 into 4 into 7 बेसिकली। तो आप r की वैल्यू कितनी निकाल लोगे यहां से, 7 into 2 that is 14। तो रेडियस ऑफ द पॉन्ड 14 है, तो पॉन्ड का जो रेडियस है वो 14 है, तो ये जो स्टेज है बीच में इसका रेडियस हाफ होगा यानी कि 7 होगा। तो हमें निकालना है वाटर कितना प्रेजेंट है। अब आप एक चीज सोचो, ये जो बीच में स्टेज है यहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट है इस रिमेनिंग एरिया में। तो हमें क्या करना है, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया निकालना है। हमें एरिया निकालना है इस डिस्क का,
है ना, जहां पे वाटर प्रेजेंट है। तो सिंपल है, हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द पॉन्ड हमको गिवन है 616, एरिया ऑफ द पॉन्ड आपको गिवन है 616, इसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ द स्टेज, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 616 माइनस 154, दिस कम्स आउट टू बी 2, देन 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 1 4, तो 462 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर इज द एरिया वेयर द वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका फ्रॉम कैलेंडर्स, कैलेंडर्स और क्लॉक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखना है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14th जून 2002। तो जो आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है कि कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर होता है आपका, नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 14th जून 2002 को आपसे पूछा है कौन सा डे ऑफ द वीक है। हमें पता होता है कि 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, 400 ईयर्स मतलब एवरी मल्टीपल ऑफ 400, तो 400 साल में 0 ऑड डेज, 800 साल में 0 ऑड डेज, इस तरीके से 0 ऑड डेज आते हैं 2000 ईयर्स। तो हमें चेक किसके लिए करना है? 2001 के लिए चेक करना है और 2002 के लिए चेक करना है अप टू 14th जून। अब 2001 क्या है? इट इज अ नॉन लीप ईयर, मतलब इसमें 365 डेज होंगे। 365 डेज का मतलब देयर इज 1 ऑड डे। और अगर 2002 की बात करूं तो यहां पे हमको काउंट करना पड़ेगा। यहां पे हमको किसके लिए देखना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून में हमको सिर्फ 14 डेज ही देखने हैं। ठीक है, जून में हमको सिर्फ 14 डेज ही चेक करने हैं। तो जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 31 ऑड डेज, मतलब 3 ऑड डेज, 31 डेज होते हैं मतलब 3 ऑड डेज। फेब, अब ये नॉन लीप ईयर है 2002, मतलब 28 डेज होंगे फेब में, तो 0। मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, और जून में 14 है, तो 14 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 ऑड डेज। तो अब बस प्लस करना है मुझे इन सबको, 1 + 3 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, तो 12 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता है 5। 5 का मतलब क्या है? 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेंसडे, तो 5 का मतलब होता है फ्राइडे। सो द डे ऑफ द वीक ऑन 14 जून वॉज फ्राइडे। ओके, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैलेंडर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी आपका जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। तो मान लेते हैं अगर आर्टिकल आपका y रुपीस का था, ठीक है, तो वो सीपी उसका y था, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 0.75y। कितना है? 0.75y। 25% लॉस पे बेचा है, एसपी कम है। अब क्या बोला, अगर सेलिंग प्राइस को मैं 200 रुपीज से इंक्रीज कर दूं, अगर ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें इसको अगर मैं 200 से इंक्रीज कर दूं तो हमें गेन हो जाएगा 15% का, यानी कि सीपी में अगर मैं 15% ऑफ सीपी ही ऐड कर दूं तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, एक ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएगी। यहां से मुझे मिलेगा 0.4y = 200, और यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो मुझे निकालना है, तो यहां से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 500। So the original cost price of the article is ₹500, that is option number 1। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल थी, क्वेश्चन फॉर्म करनी थी, कुछ नहीं था। अब एक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एवरेजेस। ठीक है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 25 रन। तो 20 इनिंग्स में 25 की एवरेज, यानी कि उसका 20 इनिंग्स में टोटल स्कोर कितना है? 500। हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ये गिवन है आपको 86। If these two innings are excluded, the average score of the remaining 18, तो बची हुई 18 इनिंग्स का जो स्कोर एवरेज है वो 24, यानी कि इसका टोटल कितना होगा? आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहां से, तो 24 into 18, इट इज हाउ मच? 8 into 4 32, then 192 plus 24, so this is 2 3 432, तो ये 432 आ रहा है। तो बेसिकली अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का स्कोर आ जाएगा इक्वल टू 68, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपको गिवन है 86। तो यहां से मुझे निकालना क्या है? मुझे उसका हाईएस्ट स्कोर निकालना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2h = 154, और हाईएस्ट स्कोर उसका आ गया 77। तो आंसर तो यहां से आ रहा है 77, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोएस्ट स्कोर की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, जो जनरली स्कोर की वैल्यू नेगेटिव में होती नहीं है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेकिन स्टिल आंसर हमारा आ रहा था। तो कुछ क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रॉब्लम थी एग्जाम में, ठीक है, बट उसके लिए हम चैलेंज हम लोग कर सकते हैं, वो हम कर भी चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, अब ये भी आपका क्वेश्चन सेट्स एंड यूनियन से है।
25 स्पीक इंग्लिश एंड 20 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपका दैट यूनियन, सो इंग्लिश और हिंदी का यूनियन वो किसके बराबर होगा? ठीक है, तो यू कैन से इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। इसी तरीके से हम लिखते हैं सेट्स को। ठीक है, मैंने बेसिक फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 40 पीपल है और लिखा भी है ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो 40 इज इक्वल टू 25, एच हमको पता नहीं है, लेकिन 20 पीपल बोथ स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहां से एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी इक्वल टू 35। तो 35 पीपल स्पीक हिंदी। लेकिन अगर आपसे पूछा हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो ओनली हिंदी अगर आपसे पूछा है तो उसमें हो जाएगा आंसर 15 पीपल स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पे आंसर होगा 15 अगर क्वेश्चन में होगा ओनली वर्ड, ओनली नहीं होता तो 35 आंसर होता। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है, यू नो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड एम कोई पॉइंट है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो ध्यान से पढ़ना। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 40, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 40 है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एरियाज एस एम आर। इसको कनेक्ट करना है, एस एम आर बेसिकली दोनों डायगोनल्स को कनेक्ट करना है आपको। क्या करना है आपको, डायगोनल्स बेसिकली बन जाएंगी यहां पे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल अब आपके इस तरीके से बन जाएंगे यहाँ पे, दैट एरिया ऑफ एस एम आर एक ट्रायंगल है और पीएमक्यू, इनका सम कितना होगा। तो यहां से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो सम होगा दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर ऐसे डिवाइड करता हूं इस ट्रायंगल को, तो ये दो, इस पैरेललोग्राम को, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर आप सेकंड डायगोनल बनाते हो, अगर आप सेकंड डायगोनल भी बनाते हो तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमने तो दोनों डायगोनल्स बना दी हैं, तो ये दो एरियाज जो आए हैं इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, व्हिच मींस द आंसर विल बी 20। हाफ ऑफ 40 विल बी 20। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन 16, आउट ऑफ 10 पर्सन 9% स्पेंड 40। तो ये भी आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ 10 पर्सन 9% स्पेंड 40 ईच फॉर देयर स्नैक्स। तो 9 लोगों ने 40 ईच स्पेंड किया, मतलब 360 उन्होंने टोटल स्पेंड किया। द 10th पर्सन स्पेंड 18 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 10। तो यहां पे एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी कि मान लो 10 के 10 जो लोग हैं उसकी जो एवरेज है, ठीक है, मान लो वो x है, द एवरेज ऑफ 10 पीपल इज x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, मान लेते हैं द 10th पर्सन स्पेंड x रुपीस। मान लो जो 10th पर्सन है उसने x रुपीस स्पेंड किए, तो अब टोटल कितना हो गया 360 प्लस x, और इसकी एवरेज कितनी हो गई डिवाइड बाय 10। अब ये क्या है, ये जो एवरेज है इसमें मैं अगर 10th पर्सन स्पेंड 18 मोर देन द एवरेज, तो अगर मैं इसमें 18 प्लस करूंगा तो मुझे x का स्पेंडिंग मिलेगा, तो मुझे x की स्पेंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 360 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस 18 इंटू 10। तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 360 प्लस x इज इक्वल टू 10x माइनस 180। तो यहां से वी विल गेट 9x इज इक्वल टू 540, और x की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी निकल के आ जाएगी 60। तो हमसे पूछा क्या है, द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल ऑफ देम। तो कितनी है टोटल मनी, 360 प्लस x इज द टोटल मनी। तो 360 प्लस 60 तो यानी कि 420 इज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल ऑफ देम। तो इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज उसमें लिखा है द 10th पर्सन स्पेंड 18 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 10। तो एवरेज ऑफ ऑल द 10 में मैंने 18 प्लस कर दिया, तो मुझे वहां से 10th का एक्सपेंडिचर मिल गया। ओके, तो अकॉर्डिंगली द राइट आंसर विल बी 420 rupees. I hope you are getting it. The next question was from the topic of clocks. At what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock will be at right angle? Right angle पे कब होंगे वो, between 7 and 8। तो एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, that is थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर हम लिखते हैं 30h माइनस 11/2m। ये एक फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। ठीक है, अब एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमको गिवन है राइट एंगल, तो ये हो गया 90। अब अंदर क्या है हमारे पास 7 एंड 8 o'clock, तो h की वैल्यू होगी 7, लोअर वैल्यू लेते हैं हम, तो 30 इंटू 7 माइनस 11/2m।
तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, जब इसको ओपन करोगे तो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, लेकिन ऑप्शंस में से हमको एक ही वैल्यू चूज करनी है। इसके दो आंसर्स आएंगे बेसिकली, लेकिन हमें एक ही चूज करना है। तो यहां से हमें दो टाइम मिलेंगे, दैट इज 90 इज इक्वल टू 210 माइनस 11/2m, और क्या मतलब दूसरा आंसर भी मिलेगा हमें। तो यहां से 90 इज इक्वल टू माइनस 210 प्लस 11/2m। तो ये दो वैल्यूज यहां से आपके पास निकल के आएंगी। तो हम दोनों को चेक कर लेंगे। हमारे पास आएगा 11/2m इज इक्वल टू 120, सो m इज इक्वल टू 240/11 विच इज 21 9/11, जो आपका ऑप्शन 4 है। ये तो हमें आंसर मिल गया। लेकिन एक और टाइम ऐसा है 7 और 8 के बीच में जब राइट एंगल बनता है, वो आपको दूसरी वैल्यू यहां से मिल जाएगी, बट वो हमको चाहिए नहीं, बिकॉज एज पर द ऑप्शन दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड हर मदर इज 64 ईयर्स। तो अभी करंट जो सम है डॉटर प्लस मदर वो 64 गिवन है। आफ्टर 6 years द एज ऑफ द मदर, आफ्टर 6 years द एज ऑफ द मदर विल बी 3 times द एज ऑफ द डॉटर आफ्टर 6 years। तो यहां से आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है, तो अब आप इनकी प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? तो m प्लस 6 इज इक्वल टू 3d प्लस 18। ठीक है, m की जगह आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो वैल्यू। m की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? 64 माइनस डी। ठीक है जी, तो यहां से आप लिख सकते हो 64 माइनस डी प्लस 6 इज इक्वल टू 3d प्लस 18। तो यहां से आप इफ यू टेक d टू द अदर साइड सो इट विल बी 4d, 70 माइनस 18 तो 52। तो d की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 13। तो डॉटर की एज आ गई 13, सो मदर की एज यहां से निकल के आएगी आपकी 51। So the correct answer will be 13 and 51. That is option number 3. Then after that we have this question 19, again Venn diagram या sets and union का question है। The shaded region represents, अब देखो क्या है, A lawyers को represent कर रहा है, B जो है डॉक्टर और C है जजेस। हमको निकालना क्या है? शेडेड रीजन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तीनों का कॉमन एरिया है, तीनों का इंटरसेक्शन है, दैट इज जजेस who are lawyers as well as doctors. So option number 4, काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, then after that question number 20, ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से P starts business with 4500 and after 3 months Q joins P as a partner. After a year the profit is divided in the ratio of 3:4. What is Q's contribution in the capital? Q का contribution कितना है ये आपसे पूछा है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक होता है कि कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो P की बात करें तो P ने 4500 रुपीज लगाए फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल इन्वेस्ट किया उसने। तो यहां से आ गया 54,000। और जो Q है उसने लेट ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, और हमें एक चीज गिवन है कि प्रॉफिट जो डिवाइड हुआ है वो 3:4 की रेशियो में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो मैं निकाल सकता हूं, Q के लिए भी निकाल सकता हूं मैं। वो कितना आएगा? इट विल बी 54,000 into 4/3, so this will be 72,000 और 72,000 को 9 से डिवाइड करोगे so 8,000 आपके पास आएगा। तो कितना इन्वेस्ट किया है Q ने? Q का कंट्रीब्यूशन कितना था? 8,000, that is option number 3. All right, then you have in what ratio must water be mixed with milk to gain 30% by selling the mixture at cost price? तो ऐसे क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि भाई वाटर तो फ्री है ना, तो वाटर मिक्स कर रहे हैं मिल्क में। तो मान लो इसको बेसिकली आप ये समझो कि 1000 ml मिल्क जो है वो 1000 रुपीज का आप बेच रहे हो। ठीक है, अगर आपको 30% गेन करना है तो अगर इसमें 300 ml में वाटर मिला दूंगा तो क्या होगा? इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 1300 ml। तो उसको मैं 1300 रुपए में बेचूंगा, बिकॉज 1 ml को मैं 1 रुपीज में बेच रहा हूं, तो मुझे 300 रुपए का गेन हो जाएगा। तो 300 रुपए का गेन होगा 1000 रुपए पे, दैट इज 30% गेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो वाटर इज 3, मिल्क इज 10, 3:10 का रेशियो है वाटर और मिल्क का। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर, अब ये क्वेश्चन भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप्स बिटवीन 2 प्लेसेस A एंड B। दो प्लेसेस हैं A और B, उनके बीच में 12 स्टॉप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 12 स्टॉप्स आते हैं बीच में। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 आउट ऑफ दिस 12? 4 पे रुकना है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, और जो बस 4 स्टॉप पे रुकेगी वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते। तो अब एक बात समझना, 12 में से 4 पे रुकना है, तो 12 माइनस 4 यानी कि जो 8 है बचे हुए, इसको आप ऐसे समझो, ये 8 स्टॉप्स हैं, 1 2 3, जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जो ये कॉन्जिक्यूटिव है मतलब। ठीक है, 5, ये 8 कॉन्जिक्यूटिव है,
मैंने 4 हटा दिए जिसपे बस रुकेगी। अब देखो बस कहां कहां रुक सकती है, बिकॉज स्टॉप्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते, तो देयर आर 9 प्लेसेस जहां पे बस रुक सकती है। वो जो 4 स्टॉप्स हैं जहां पे बस को रुकना है वो कहां कहां लाई कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो ये 9 प्लेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस पे रुकना है बस को। तो सिंपली द आंसर विल बी 9C4। द आंसर विल बी 9C4। 9C4 क्या होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 into 8, इट इज हाउ मच, इट इज 9 into 8 into 7 into 6 into 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज अच्छा इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम बेसिकली, तो इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 into 3 into 2, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 2 8 कैंसिल हो गया, दिस इज ऑन द टेबल ऑफ 2, so you have 9 into 7 63 into 2 126, so 126, there are 126 ways in which bus can stop on 4 stops, ठीक है। so that is the answer। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करोगे then you will get more comfortable with these types of questions। like एक क्वेश्चन था, one pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe, if together the 2 pipes can fill the tank in 48 minutes, then the slower pipe, क्वेश्चन में था एग्जामिनेशन में शावर पाइप, ऐसी मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स काफी थी, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in 3 hours 4 hours 5 hours 2 hours, ठीक है। यहाँ पे बेसिक टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो मान लो अगर एक पाइप को x आवर्स लगते हैं या x मिनट्स लगते हैं, तो 1/x हो गया उसकी एफिशिएंसी। और हमको क्या गिवन है, जो सेकंड पाइप जो है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है, 4 टाइम्स फास्ट है, तो ये स्लोअर पाइप है, तो जो फास्टर पाइप है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है, यानी कि उसको 1/4 टाइम लग रहा होगा। इसका मतलब आप इसको 4 को नीचे भी ले जा सकते हो, x/4, उसको x/4 टाइम लग रहा है ना। और टुगेदर दे आर फिलिंग द टैंक इन 48 मिनट्स, तो हम 1/48 इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 1/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/48, तो 5/x इज इक्वल टू 1/48, और x की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 240 मिनट्स। तो ये हमारी स्लोअर पाइप थी, ये हमारी फास्टर पाइप थी। स्लोअर पाइप को कितना टाइम लग रहा है, 240 मिनट्स लग रहे हैं, यही हमको निकालना है। और 240 मिनट्स का मतलब होता है हाउ मच, 4 आवर्स। अगर 60 से डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड बाय 60, तो 4 आवर्स इज द टाइम टेकन बाय द स्लोअर पाइप, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। द नेक्स्ट वाज, यस, again a question from sets and union theory। in a class of 60 students, 70% students pass in maths, 60% in English, what is the minimum percentage of student who pass in both the papers। देखो बेसिक सी बात समझो, 60% एक में पास हुए हैं, 70% दूसरे में पास हुए हैं, और मैक्सिमम जो लोग पास हो सकते हैं किसी मतलब पेपर में, तो वो 100% ही हो सकते हैं ना। 100% से तो ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती, तो मैक्सिमम अगर वैल्यू हमारी 100 हो सकती है, मैक्सिमम हमारी वैल्यू 100 हो सकती है, तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन होगा मैथ्स और इंग्लिश में, जो दोनों में पास हुए होंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दिस हैज टू बी एटलीस्ट 30। ये कम से कम 30 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमको ये वैल्यू 100 मिलेगी। इसकी वैल्यू 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, बट 30 से कम नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी लेस देन 30, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 20 हो गई, तो यहां से फिर हमें आंसर मिलेगा 110%, विच इज नॉट पॉसिबल। टोटल वैल्यू, यूनियन की वैल्यू 100% से ऊपर नहीं हो सकती। सो अकॉर्डिंगली द राइट आंसर विल बी 30%। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। रीजन शोइंग एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म्ड इन जॉब। एजुकेटेड एम्प्लॉयड, एजुकेटेड भी हो एम्प्लॉयड भी हो, तो वो कॉमन एरिया कौन सा है, एम्प्लॉयड सर्कल है, एजुकेटेड भी सर्कल है। तो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, नॉट कंफर्म्ड इन जॉब, तो जॉब कंफर्मेशन ट्राइंगल में है, तो ये एक्सक्लूड करना है, कंफर्मेशन नहीं है जॉब में। तो कौन सा एरिया बचा, B प्लस D, है ना। So B and D is the area which they are asking, that is option number 3। The next question, question number 26, the last question from this section जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में। A tin of oil was 4/5 full when 10 bottles of oil were taken out and 6 bottles of oil were poured into it. It was 2/3 full. How many bottles of oil the tin contain? ये क्वेश्चन था आपका। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक टिन ऑफ ऑयल है जो 4/5 फुल है, 4/5 वो फुल है, 1/5 एम्प्टी है, यानी कि ध्यान से देखोगे तो 80% वो फुल है, ठीक है।
अब क्या है, 10 बॉटल्स ऑयल निकाला, 6 बॉटल वापस डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली आपने 4 बॉटल्स निकाला। -10 + 6 मतलब -4, सो 4 बॉटल्स यू टुक आउट। उससे क्या हुआ, जब 4 बॉटल्स इफेक्टिवली आपने निकाल दी तो कितना ऑयल बचा, 2/3 ही बचा ऑयल। यानी कि 2/3 का मतलब क्या होता है आपका, इट इज 66.67% ही ऑयल बचा। यानी कि ये जो आपके 4 बॉटल्स हैं ये किसके बराबर है, 80 - 66.67, यानी कि यू कैन ऑल्सो से 45 माइनस 4/5 - 2/3। तो 4 बॉटल्स are equivalent to, if you take the LCM, 12 - 10/15, so 2/15। तो 4 बॉटल्स जो हैं वो आपका 2/15 ऑफ द कंटेनर के बराबर है। ठीक है, तो एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स आ जाएंगी, यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपल। तो अगर 2/15 में 4 बॉटल्स आती हैं, ठीक है, 1 में कितनी आएंगी, 4 × 15/2, तो 30 बॉटल्स पूरे कंटेनर में, 30 बॉटल्स आ जाएंगी। पूरे टिन को भरना है तो 30 बॉटल्स हम डाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपल। तो आई थिंक दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में इन द जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स सेक्शन, क्वांट सेक्शन आप बोल सकते हो। बाकी रीजनिंग के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। सो टिल देन गाइस, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डू like this video, do hit the like button, and also do subscribe to our channel if you want to have access to more such videos, अगर आप और ऐसी वीडियोस का बेनिफिट चाहते हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।